नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेमोरी टेक्निक्स और स्पीड रीडिंग से रिलेटेड पिछले जितने भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं वो सब देखे हैं और उसमें जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं उनको न सिर्फ जीवन में अप्लाई किया है पर साथ ही जो वीडियोस में टास्क आपको करने के लिए दिए गए थे उनको भी पूरा किया है। आज हम बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे कंसेप्ट मैप और माइंड मैप्स की। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कंसेप्ट मैप और माइंड मैप में फ़र्क क्या होता है। देखिए, देखने में ये एक जैसे लगते हैं। कंसेप्ट मैप लार्जली जनरली या तो ऊपर से नीचे एक वर्टिकल फ्लो में होता है या फिर एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे एरोज निकल रहे होते हैं जिसमें कि हर सब हेडिंग के अंदर या हर ब्रांच के अंदर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिसमें फ्रेजेस हों, जिसमें सेंटेंसेस हों, जिसमें एग्जाम्पल्स हों और मल्टीपल वर्ड्स हों। इसके विपरीत जो माइंड मैप्स होते हैं उसमें भी एक 360 डिग्री व्यू होता है, एक 360 डिग्री यूजेज होता है पेपर का। पर यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये रहते हैं कि एक तो आप हर ब्रांच पर मैक्सिमम एक या दो वर्ड्स लिख रहे हैं, आप फ्रेजेस यूज़ नहीं करते, आप सेंटेंसेस तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। दूसरी चीज़, इसको आप कलरफुल बनाते हैं। कलरफुल बनाने का कारण क्या है? जो भी चीज़ कलरफुल होगी, खासतौर पे तब जबकि कलर्स 3 या उससे ज़्यादा यूज़ किए जाएं, उसको हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एज अ पिक्चर रजिस्टर करता है। और हम सबको पता है कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोर करता है। माइंड मैप्स को यूज़ करके हम पिक्चर्स की फॉर्म में टेक्स्ट मटेरियल को अपने दिमाग में स्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि माइंड मैप्स को बनाना कैसे है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं और इसकी यूजेस क्या क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार टॉपिक्स जो हमने पिछले 3 दिन में डिस्कस किए हैं। पहले दिन हमने डिस्कस की निमोनिक्स की टेक्निक, जहाँ पर आप एक लंबी सीक्वेंस को या कुछ टिपिकल बातों को वर्ड्स या स्टेटमेंट्स के फॉर्म में याद रखते हैं। क्लासिकल एग्जांपल इसका, सीक्वेंस में हमने किस प्रकार सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को याद किया। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्ज़ा। इस माध्यम से हर वर्ड के पहले लेटर को हमने लिया और उससे संबंधित प्लैनेट को हमने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। दूसरे दिन हम लोगों ने स्पीड रीडिंग की बात करी। स्पीड रीडिंग में बेसिकली हमने दो टेक्निक्स डिस्कस करी। फर्स्ट वाज विजुअल पेसर मेथड या विजुअल पेसर टेक्निक, जिसमें हम एक पेसर या एक पॉइंटर के माध्यम से अपनी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस भी मैंने वीडियो में दी हैं, जिसको अगर आप रिवाइज करना चाहें तो सेकंड डे का वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। दूसरी टेक्निक थी चंकिंग की। चंकिंग मतलब किसी भी लाइन में जितने वर्ड्स दिए गए हैं उसको आप 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और एक बार में अपनी आंखें केवल एक एक फ्रेज पे फोकस कर रहे हैं, एक एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे आप अपनी निगाह डाल रहे हैं, बजाय इसके कि आप स्ट्रेट लाइन में अपनी आंखों को चलाएं। ये दोनों टेक्निक्स यूज़ करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है इनिशियली 1-2 दिन आपको कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा ना हो, चीज़ें इतनी आसानी से समझ ना आए, पर जैसा मैंने उस वीडियो में भी कहा था और अभी भी कहूँगा, एक बार आप डेडिकेटेड प्रैक्टिस 5-7 घंटे की कर लेते हैं, उसके बाद आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल मिल जाएगा कि ये व्यक्ति तो अब सुधरने वाला नहीं है, अब मुझे इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। चूंकि ये व्यक्ति ज़्यादा जल्दी पढ़ रहा है, तेज़ तेज़ पढ़ रहा है, तो अब मुझे भी इसी के हिसाब से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की आदत डालनी पड़ेगी। तीसरे दिन हमने फिर कुछ मेमोरी टेक्निक्स डिस्कस करी, जिसमें लार्जली हमने लिंक मेथड की चर्चा करी और वॉवल्स, 5 वॉवल्स ऑफ मेमोरी डिस्कस किए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यहाँ पर 5 वॉवल्स ऑफ मेमोरी डिस्कस नहीं कर रहा, पर एक टास्क छोटा सा आपके लिए ये है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो 5 वॉवल्स ऑफ मेमोरी ज़रूर लिखें। हर व्यक्ति इंडिविजुअली ये काम करे। 5 वॉवल्स क्या थे जिससे आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। फिर हमने लिंक सिस्टम की बात करी, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को एक स्टोरी फॉर्म में सीक्वेंशियली याद किया। आज हम लोग माइंड मैपिंग की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम एक ऐसा माइंड मैप तैयार कर सकते हैं जो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट करेगा, आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी के तौर पे स्टोर होगा और जो आपको चीज़ों को न सिर्फ याद करने में मदद करेगा
बल्कि सब्जेक्ट मैटर को रिवाइज करने में भी एक बहुत हैंडी एड के तौर पर काम आएगा। इसको डिस्कस करने के लिए भी मैं वीडियो में ही माइंड मैप को इंक्लूड कर रहा हूँ। ये माइंड मैप हो सकता है आपको इतना अच्छा ना लगे, इतना प्रेजेंटेबल ना लगे, क्योंकि ये मैंने खुद ने अपनी डायरी में बनाया है। पर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये माइंड मैप या इस प्रकार का जो माइंड मैप आप अपने लिए बनाएंगे वो आपकी मेमोरी में एकदम फिट हो जाएगा। आपको न सिर्फ एक सुपर मेमोरी की तरफ प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, बल्कि जैसा मैंने अभी बताया कि जब जब आपको ये लगेगा कि मेरे पास समय कम है और मुझे जल्दी से पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, तो इस तरह का माइंड मैप बहुत हैंडी रहेगा 1 से 2 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए। यहाँ तक कि एक एक बुक की समरी आप केवल एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे माइंड मैप के माध्यम से बना सकते हैं। तो कैसे करता है ये माइंड मैप काम, आइए देखते हैं। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड माइंड मैप आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये वो माइंड मैप है जो मैंने चलती प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी डायरी में बनाया था। इस माइंड मैप के माध्यम से हम पहले ये जानेंगे कि माइंड मैप की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो हम शुरुआत करेंगे थिंकिंग के साथ। जैसा मैंने आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस किया है, ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन मेमोराइजेशन नहीं है, ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है थिंकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं थिंकिंग में किस तरह से माइंड मैप आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो देखिए, माइंड मैप आपकी थिंकिंग को स्ट्रैटेजिक बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सब कुछ आपको सोच विचार के एक एक वर्ड में अपने एक कागज़ के ऊपर लिखना होगा। दूसरी चीज़ है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी ये माइंड मैप एक विजुअल फॉर्म देगा, जिसके माध्यम से वो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो पाए। साथ ही यह आपकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को भी एनहांस करेगा, क्योंकि आपको बड़े बड़े आइडियाज़ 1 या 2 कीवर्ड्स के माध्यम से लिखने होंगे, उनको कैसे प्रेजेंट करना है, उनके साथ कौन सी फ़ोटो या ड्राइंग आपको बनानी है, ये सब अल्टीमेटली आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को एनहांस करेंगे। और साथ ही लॉन्ग रन में ये आपको इनोवेटिव होना भी सिखाएंगे। माइंड मैप की दूसरी एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंट्स की समरी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी बुक्स की, जैसे मैंने पहले चर्चा करी, एक माइंड मैप के माध्यम से समरी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जब बिजनेस के दौरान पिच डेक करनी हो या कोई भी प्रपोजल प्रेजेंट करना हो, तो उसको भी आप एक बार अपने दिमाग में फिट करने के लिए माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिंपोजियम या वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन देने के लिए भी माइंड मैप बहुत हैंडी टूल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए 50 पेज की प्रेजेंटेशन भी आप एक माइंड मैप के माध्यम से क्रिएटिवली लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है उसको बनाने में, एक बार डिज़ाइन करने में मेहनत लगे, कुछ वक्त लगे, पर ये फिर भी लोगों के लिए रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। इसके साथ ही आप रिपोर्ट्स की भी समरी तैयार कर सकते हैं। जब कभी आपको मीटिंग के दौरान मिनट्स नोट करने हो या कुछ भी चीज़ दिमाग में मेमोरी में स्टोर करनी हो या आगे रिवाइज करने के लिए, आगे रेफरेंस के लिए लिखनी हो, तब भी आप कोशिश करें कि माइंड मैप का यूज़ करें। तीसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। बेसिकली सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। आप माइंड मैप्स को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं, और माइंड मैप को यूज़ करके आप बेसिकली रिकॉल वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट, टॉपिक या थीम या मीटिंग आपने अटेंड करी या जिस भी इवेंट को आपने अटेंड किया, किसी भी चीज़ के लिए, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के लिए आप माइंड मैप क्रिएट करके उसकी रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए और इन्फॉर्मेशन के एक बड़े पीस से इम्पॉर्टेंट चीज़ें गैदर करने के लिए भी ये माइंड मैप्स बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हैं। चौथी बात आती है इवैल्यूएशन की। फैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क्स, प्रायोरिटी, इंटरव्यूज़, ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको असेस करने के लिए अगर हम माइंड मैप का उपयोग करें और अलग अलग क्राइटेरिया पे हर चीज़ को इंडिविजुअली असेस करें, तो हमारा इवैल्यूएशन न सिर्फ ऑब्जेक्टिवली बहुत वाइबल होगा, परंतु उसमें जब हम लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक साथ कंपेयर करेंगे
तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी बहुत अच्छा हो पाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट गुरुज हैं दुनिया में, जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट या थॉट लीडर्स हैं, वो सभी माइंड मैप्स को यूज़ करके अपने दिन को प्लान करते हैं, अपनी मीटिंग्स के एजेंडा और मिनट्स डिसाइड करते हैं। माइंड मैप को यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को असेस कर सकते हैं, अपना वीकली प्लानर बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है इसको चार्ट आउट कर सकते हैं, और न जाने क्या क्या। इस वीडियो के साथ ही आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ माइंड मैप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे मेरे मेंटर से मिले हैं। कृपया उन्हें देखें और अपने जीवन में अच्छी प्लानिंग के लिए माइंड मैप्स क्रिएट करें, न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि ओवरऑल ज़िंदगी जीने के लिए, गोल सेटिंग करते समय, किसी भी इवेंट को प्लान करते समय, हर वक्त ये माइंड मैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। छठा एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन। वर्ल्ड के बेस्ट ओरेटर्स हमेशा अपनी स्पीच की प्रिपरेशन और डिलीवरी के दौरान माइंड मैप से ही पॉइंट्स तैयार करते हैं, उसे याद करते हैं और डिलीवरी के दौरान माइंड मैप के ही रेफरेंस से अपने पॉइंट्स को गैदर करते हैं। न सिर्फ कम्युनिकेशन, प्लानिंग में भी जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी फील्ड की प्लानिंग, किसी भी इवेंट की प्लानिंग, इवन अपने लाइफ की या वीक की या मंथ की प्लानिंग भी हम माइंड मैप के हिसाब से या माइंड मैप की मदद से कर सकते हैं। माइंड मैप के इतने इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यूजेस होने के बाद मेरे विचार से अब आप सभी लोग जीवन में हमेशा पढ़ते समय भी और प्लानिंग के दौरान भी माइंड मैप्स का यूज़ ज़रूर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जब हम एक माइंड मैप तैयार करते हैं या उसे बनाते हैं तो किन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको जो भी माइंड मैप बनाना है वो इस प्रकार से बनाना है कि आप उसका रेफरेंस लेके चीज़ें आसानी से याद कर सकें या रिवाइज कर सकें या प्लान कर सकें। वो किसी और को दिखाने की चीज़ नहीं है। तो ये बात भूल जाइए कि आपकी ड्राइंग अच्छी है या बुरी है, आपकी राइटिंग बेकार है या बहुत साफ़ सुथरी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। कुल मिला के पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें याद करने में, चीज़ें प्लान करने में, चीज़ें रिवाइज करने के लिए एक अच्छा साथी तैयार करना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उसे अट्रैक्टिव बनाइए जिससे कि वो एज अ पिक्चर आपके दिमाग में रजिस्टर हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से और कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम एक शानदार और साइंटिफिक माइंड मैप को क्रिएट कर सकते हैं जो न सिर्फ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो बल्कि जैसा मैंने कहा आपके दिमाग में एज अ पिक्चर रजिस्टर हो, ताकि आप कभी भी उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकें। पहली गाइडलाइन कि आपको पेज हमेशा लैंडस्केप मोड में लेना है, पोर्ट्रेट व्यू में नहीं। विशेष ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि जो भी पेपर या सरफेस आप यूज़ करें वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो। अपने सैंपल में ही मैंने इन गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई हैं, पर जैसा मैंने बताया कि ये माइंड मैप मैंने अपने रेफरेंस के लिए चलती प्रेजेंटेशन में बनाया था, और फिर भी आप देखेंगे कि कितने साफ़ सुथरे तरीके से मैं एक ऐसा माइंड मैप तैयार कर पाया। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि पेपर आप हमेशा बड़ा लें। अगर A4 साइज़ पेपर अवेलेबल हो तो बढ़िया है, पर बेस्ट ये रहेगा कि A3 साइज़ के पेपर पर आप बनाएं, क्योंकि जितना बड़ा हमारे पास सरफेस रहेगा उतनी ही खुले रूप में हम माइंड मैप तैयार कर पाएंगे, उतना ही हमारी सोच को विस्तार मिलेगा। बिगिनिंग हमेशा पेपर के सेंटर से करनी है। इस माइंड मैप के सेंटर में भी जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने एक रेप्लिका ब्रेन की बनाने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता कि आप इसे एज अ ब्रेन रजिस्टर कर पा रहे हैं या नहीं, रिकग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं, परंतु मेरे लिए एक ब्रेन है और यही इकलौती चीज़ है जो मैटर करती है। मुझे किसी को दिखाना नहीं है ये माइंड मैप, मुझे किसी और से इसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। जो चीज़ मुझे याद करने में हेल्प करे वो मुझे पिक्चर या ड्राइंग या स्केच यूज़ करना है। सरफेस के बाद अब बात करते हैं ब्रांचिंग की। जिन लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया था उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था आपकी ब्रांच हमेशा थिक से थिन होनी चाहिए। आप देखिए, पहली ब्रांच बहुत ज़्यादा थिक है, दूसरी ब्रांच थोड़ी थिक है और तीसरी ब्रांच बिल्कुल थिन है। इस प्रकार से आपकी ग्रेडिंग ऑफ ब्रांच हमेशा थिक टू थिन जानी चाहिए।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हर वर्ड या कीवर्ड के साथ हर लाइन में जहाँ भी संभव हो इमेज बनानी चाहिए और केवल एक ही वर्ड लिखना चाहिए। आप कहेंगे कि पर सर आपने तो खुद ने ही इमेजेस ज़्यादा यूज़ नहीं करी। अगेन ये माइंड मैप मुझे क्लियर है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया, ये चलती प्रेजेंटेशन के दौरान बनाया गया था, तो इसे एज अ आइडियल माइंड मैप आप न ट्रीट करें, केवल एज अ रेफरेंस ट्रीट करें। आइडियल माइंड मैप्स के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ ग्रुप पे साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। ब्रांच से रिलेटेड तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि हर ब्रांच आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, कहीं पे भी लिंक नहीं टूटना चाहिए। भले ही ब्रांचेस के कलर अलग हों, भले ही ब्रांचेस ओवरलैप कर जाएं, पर कहीं भी बीच में गैप नहीं आना चाहिए, उनका लिंक नहीं टूटना चाहिए। चौथी बात है कि आपकी ब्रांचेस क्रिएटिव होनी चाहिए। जैसा कि आप इस माइंड मैप में भी देख पा रहे हैं, मैंने क्रिएटिव ही क्रिएटिवली लिखा है। मैंने क्रिएटिव की स्पेलिंग ना लिख के CR8IVE लिखा है। इस प्रकार से आप भी जब इम्प्रोवाइजेशंस करेंगे तो आपके माइंड में एक तरीके का नॉनसेंस क्रिएट होगा। और जैसा कि हमने मेमोरी टेक्निक्स में जाना है, सीखा है, जितना ज़्यादा नॉनसेंस उतनी ज़्यादा रिकॉल वैल्यू, उतनी लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी। चीज़ों को क्रिएटिव बनाने के लिए आप एक तो अपनी ऑर्गेनिक अप्रोच लीजिए। जैसे कि इस क्रिएटिव को क्रिएटिव बनाने के लिए मैंने उसमें कुछ भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज ना करते हुए केवल अल्फ़ाबेट्स के साथ एक न्यूमेरिकल ऐड किया। बेटर ये होगा कि जब भी आप कुछ क्रिएटिव कीवर्ड लिखना चाहें तो आप उसको रेडियंट कलर्स में लिखें, या फिर कर्व करते हुए लिखें, या किसी स्पेशल फॉन्ट में लिखें। ब्रांचिंग से रिलेटेड लास्ट गाइडलाइन ये है कि आपकी ब्रांचेस हमेशा ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर कोई भी सीक्वेंशियल चीज़ आप लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि वो ऑर्डर में हो। अब तीसरे एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं, जो है वर्ड्स। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप की वर्ड्स के लिए बहुत सेलेक्टिव रहें। दूसरी बात यह है कि केवल एक कीवर्ड ही आप लिखें। बहुत अर्जेंट होने पर, बहुत ज़रूरी होने पर, या कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ होने पर भी आप 2 से ज़्यादा वर्ड्स कभी यूज़ ना करें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कुछ सीक्वेंशियल चीज़ लिख रहे हों, या किसी चीज़ में अगर आपको कंपैरिजन करना हो बड़े छोटे का, तो आप अपने फॉन्ट साइज़ को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लार्जर या स्मॉल कर सकते हैं। साइज़ का ये वेरिएशन भी फॉन्ट्स में जब आप रखेंगे तो ये एज अ पिक्चर आपके दिमाग में रजिस्टर होगा, जिससे कि अगेन आपको चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, सुविधा होगी। तीसरी बात है कि आपको चीज़ों को एम्फसाइज करने के लिए आप उसको मोड़ सकते हैं, कर्व में लिख सकते हैं, या जैसे हमने पहले चर्चा करी, कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन करके उसको लिख सकते हैं। ऐसा करने से भी न सिर्फ आपकी क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस में भी वो पर्टिकुलर चीज़ या आइटम स्टोर हो रहा है इस रूप में कि हाँ, इसके लिए मैंने प्रयासपूर्वक एक क्रिएटिव वर्ड सोचा था, या क्रिएटिव थीम सोची थी, क्रिएटिव फॉन्ट यूज़ किया था, या उस वर्ड को मैंने ट्वीक करके लिखा था या कर्व करके लिखा था। चौथी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इमेजेस को लेकर। कौन सी वो इमेजेस हैं, कौन सी वो पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ्स या स्केचेस हैं जो आप अपने माइंड मैप में यूज़ करने जा रहे हैं। अगर संभव हो सके तो आप 3D इमेजेस बनाइए, पर मैं जानता हूँ कि इस एज में और इस समय में 3D के लिए मेहनत कर पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो भी आप उसको ऐसा रूप दीजिए जिससे कि वो आपके लिए एक फ़न एक्टिविटी बन जाए और देखने में भी थोड़ी हास्यास्पद हो। इसके पीछे का फंडा भी यही है कि चीज़ जितनी हास्यास्पद होगी, जितनी कॉमिकल होगी, या जितनी नॉनसेंसिकल होगी, उतने ही लॉन्ग टर्म हम उसको रिटेन कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया, इमेज आपको जितना संभव हो सके उतने वर्ड्स के साथ बनानी है। सिंबल से ज़्यादा फोकस करना है कि आप डायग्राम्स बनाएं, छोटे छोटे इमेजेस बनाएं। मान लीजिए कि अगर आपको आदमी का फिगर बनाना है और आपकी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो आप और कुछ ना तो कम से कम एक पिन मैन बना लीजिए। पिन मैन बनाने से भी आपको चीज़ें याद रखने में कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि आपको मिनिमम 3 कलर्स का यूज़ करना है, जिससे कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी माइंड मैप आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में एज अ पिक्चर रजिस्टर हो सके। और आपको स्टार्ट हमेशा सेंटर में एक इमेज के साथ करना है।
उस इमेज के साथ आप चाहें तो कोई टाइटल रख सकते हैं या नहीं रख सकते, पर सेंटर में इमेज बनाना और उसी से स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक माइंड मैप का। पांचवा एस्पेक्ट है कलर्स का। जैसा मैंने पहले बताया, मिनिमम 3 कलर्स अनिवार्य हैं। इस माइंड मैप में भी आप जैसा देख सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक रनिंग प्रेजेंटेशन के दौरान बनाया गया है, मैंने करीब करीब 5 से 6 कलर्स इसमें यूज़ किए हैं। कलर्स आने से न सिर्फ आप वर्ड्स की कोडिंग कर सकते हैं और आपका माइंड मैप वाइब्रेंट बना सकते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह भी कवर होता है कि आप रेलेवेंट वर्ड्स को ब्रांचिंग में कलर्स के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं या फिर अलग अलग ब्रांचेस पे सीक्वेंशियल वर्ड्स को कलर कोड करके लिख सकते हैं। दोनों ही काम आप इससे आसानी से कर पाएंगे। और छठा और आखिरी एस्पेक्ट है स्ट्रक्चर का। जैसा मैंने आपको पहले बताया, माइंड मैप हमेशा एक लैंडस्केप मोड में आपको पेपर रखकर उस पर ड्रॉ करना है, खाली पेपर पे ड्रॉ करना है, पर इसके स्ट्रक्चर में एक हियरार्ची होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक थीम होनी चाहिए, कॉमन थीम होनी चाहिए, और ये हमेशा रेडियंट होना चाहिए। कंसेप्ट मैप से उलट माइंड मैप हमेशा जो भी सेंट्रल इमेज या थीम है उसके चारों तरफ निकलती हुई ब्रांचेस के माध्यम से बनाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आप जो भी स्ट्रक्चर चूज करें, जिस भी प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न रखें, उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए और वो सब एक कॉमन थीम से रिलेटेड होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिंपल से माइंड मैप के माध्यम से मैं माइंड मैप से रिलेटेड सभी मेजर गाइडलाइंस आपको एक बार में कन्वे करने में बड़ी आसानी से सक्सेसफुल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि माइंड मैप जैसा सिग्निफिकेंट लर्निंग टूल अब आप अपने जीवन के हर आयाम में, हर मोड़ पर उपयोग करेंगे और लर्निंग को तो एनहांस करेंगे ही, साथ में इसको अपने दिनचर्या को बनाने के लिए, गोल सेटिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए भी यूज़ करेंगे। इन गाइडलाइंस को यूज़ करके आप एक बेहतरीन और साइंटिफिक माइंड मैप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। आज का आपका टास्क यही है कि आपको ग्रुप में अपने द्वारा बनाया गया किसी भी एक पसंदीदा विषय पर एक माइंड मैप सबके साथ साझा करना है, जिससे कि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सके, और अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा।